नीट के एग्ज़ाम में बचे हैं करीब 24 घंटे। इन 24 घंटों में अगर तुम 3 से 4 घंटे इन डू और डाई टॉपिक्स पे दोगे तो बायोलॉजी में तुम्हारी जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे तुम पहुंच सकते हो। क्लास 11th और क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एनसीईआरटी के हैं, जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, पिछले 13 सालों के एनालिसिस पे ये बनाए गए हैं। वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं कई सारे एग्जाम्पल्स भी बोलने वाला हूं, कई सारे क्वेश्चंस में डील करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। तुम 7th में के एग्जाम में तुम्हें बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है पेज नंबर। जैसे क्लास 11th की पेज नंबर अगर हम देखें तो क्लास 11th की पेज नंबर 11 में एक बॉक्स है द लिविंग वर्ल्ड में। वो बॉक्स में ऑर्डर और फैमिली पे ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें। पेज नंबर 19 में चलें। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें वायरस, वायरॉइड, लाइकेन और प्रायॉन्स के बारे में बातें हैं। 27 नंबर पेज, ऐसी पूरी लाइन तुम्हें देखनी है। पेज नंबर 33 एल्गी के बारे में दे रखा है, तो एल्गी का बॉक्स जरूर याद रखना। कैराजीन, एल्जीन, ये दोनों हाइड्रोकोलॉइड होते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। पेज नंबर 77 पे एक मेज का स्ट्रक्चर दे रखा है, जो कि एक मोनोकॉट सीड होता है। हम उसमें बात करें, एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसका नाम है एलिरॉन लेयर। अस्कुटेलम जो कि शील्ड शेप का होता है, प्लिमुल को कवर करने वाला कॉल्यूप्टाइल होता है, और रेडिकल के लिए कॉलोराइजा होता है। पेज नंबर 129 सारे लाइन इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 139 सारे लाइन इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 146 और 147 की बात करें तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है। 159 की अगर मैं कोफैक्टर्स की बात करूं, इसमें वो पूछेगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या वो टाइटली है? ऐसी को एंजाइम, ऐसी मेटल आयंस की बात होगी, और वहीं पे हाइड्रोजन परऑक्साइड की बातें की गई हैं। पेज नंबर 163 हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की। 168 हर एक लाइन। 178 में एक बॉक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 196 का हर एक लाइन। 201 हर एक लाइन। 221 पे बॉक्स है। 236 पे चार्ट दे रखा है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रोटीन हो, कार्ब हो, फैट हो, सबको एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही होकर गुजरना पड़ता है। 259 का हर एक लाइन। 262 का हर एक लाइन। 274 हर एक लाइन। 280 का बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। 291 का फर्स्ट पैराग्राफ और 297 का हर एक लाइन। तो पूरे क्लास 11th में मैंने 12-13 पेज बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा बात करते हैं टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। फोटो रेस्पिरेशन, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सीक्वेंस याद रखना है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट में कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू 1 होती है, प्रोटीन की 0.9 और फैट की 0.7। क्रेब्स साइकिल में कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कौन सा पहला मेंबर होता है, और जितने भी है ना, जैसे सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन हैं, वो कार्बन के नंबर पता होने चाहिए। ईटीएस में हम लोग 5 कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, इनके बारे में याद रखें। और साइटोक्रोम C का लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, डोरमेंसी में चीजों को लेकर जाता है। ऑक्सीन में नेचुरल ऑक्सीन के नाम, सिंथेटिक ऑक्सीन के नाम, और पार्थिनोकार्पी में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइकोप्लाज्मा की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल नहीं होती, प्लांट एनिमल दोनों में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। PPLO बहुत ही छोटा सा मेंबर है। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, इसमें कोई नॉन मोटाइल स्टेज ही सिर्फ मिलता है, मोटाइल स्टेज नहीं मिलते। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल्स, जैसे मैं पूछूं एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, केल्प्स, ये सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं। डिप्लॉन्टिक का तो फेमस है फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हैप्लॉन्टिक में मेजॉरिटी ऑफ एल्गी आ जाते हैं। एस्टिवेशन के सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, जैसे वेलवेट, कैलाट्रोपिस, इम्ब्रिकेट, कैसिया, गुलमोहर। प्लेसेंटेशन में 5 प्लेसेंटेशन के इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। सेकेंडरी ग्रोथ में ज़्यादातर फोकस करना सैपवुड पे, हार्डवुड से फर्नीचर बनाते हैं।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एनुअल रिंग पे काम करना है तुम्हें। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, फेलम, फेलोजेन, फेलोडॉम, ये सब मिलाकर क्या चीजें बनती हैं वो सब देख लेना। सिंपल एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सीलिएटेड एपिथेलियम, ब्रोंकियोल, फैलोपियन ट्यूब, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच के सारे पार्ट तो हैं इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आती है यहां से, लेकिन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। रिप्रोडक्शन में वो पूछेगा मेनली ऊथिका के बारे में पूछ सकता है, और बाकी सेगमेंट में वो पूछना चाहे तो ओवरीज और टेस्टिस की लोकेशन और बाकी मशरूम सिप्ड ग्लैंड, इसके बारे में वो पूछ सकता है। मीसोसोम का क्या ही कहना, रेस्पिरेशन में मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। वैसे एक क्रोमैटोफोर भी है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे मीसोसोम रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। पॉलीसोम, जब बड़े सारे राइबोसोम एक एमआरएनए के स्ट्रैंड पे आते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इंक्लूजन बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं होता, सैनोफाइशियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चारों ऑर्गेनल्स के नाम याद रखने हैं। गटेशन रूट प्रेशर के कारण होता है, और रूट प्रेशर के लिए पुश यूज करते हैं मेनली, और ट्रांसपिरेशन के लिए पुल यूज करते हैं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम ही खाना पहुंचाता है। एलिमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट रोल में सल्फर, सिस्टीन और मिथ्योनीन। फॉस्फोरस की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, बहुत जगह प्रेजेंट है। कैल्शियम की बात करें मिडिल लैमेला। नाइट्रोजन, फिर मैग्नीज तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में पानी को तोड़ने के लिए 3 एलिमेंट बड़े काम के हैं, मन, कल, का। एक अमोनिया को बनाने के लिए टोटल 8 एटीपी का खर्च है, जो कि बैक्टीरिया खुद खर्च नहीं करता, होस्ट सेल से लेता है। कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। और कैल्विन साइकिल में कहां पे कितनी एटीपी यूज होती है, ये चीजें ध्यान रखनी है। प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का C3 साइकिल के लिए भी, C4 साइकिल के लिए भी, ये तो प्राइमरी एक्सेप्टर हुआ। और फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट याद रखना है कि किस में हम बात करते हैं, क्या है ना, PGA वगैरह के बारे में। सीड डॉर्मेंसी में ले जाने वाले पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये सब के बारे में याद रखना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर्स, इन पे एक नजर दे लेनी है, और इनमें खासकर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एस्थमा, वॉमिटिंग मेडुला, फिर माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करेंगे, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे, गाउट की बात करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजेन इंपॉर्टेंट है। ईसीजी में पी का मतलब क्या है, क्यूआरएस का मतलब क्या है, और टी का मतलब क्या है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में एड्रेनलिन का काम क्या है, नॉर एड्रेनलिन का काम क्या है, ये सब एक बार पैराग्राफ देख लेना। पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, सीडी, इन चारों के फंक्शन पूछे जाएंगे। कौन परमेबल वाटर के लिए, कौन इम्परमेबल वाटर के लिए, कहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, कहां पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, तो बात करेंगे हेनलीज लूप के असेंडिंग लिम्ब में, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एच जोन, ये डायग्राम एनसीईआरटी का जरूर देख लेना कि सारी चीजें रिड्यूस होती हैं, लेकिन ए बैंड कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होती। और एक्टिन मायोसिन का डायग्राम जरूर देख लेना, ठीक है। आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, ये सब तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साइनैप्स का डायग्राम है, उसमें साइनैप्टिक क्लेफ्ट वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन वगैरह। कॉर्पस कैलोशम ब्रेन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम करता है। मेनिंजेस के लेयर याद रखने हैं, पाया मैटर, एरिकनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। एसोसिएशन एरियाज के काम याद रखने हैं। ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आती हैं, मेडुला के 3 काम डाइजेशन से भी रिलेटेड, रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड और कार्डियो से भी रिलेटेड है। इसके बाद कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में विट्रियस ह्यूमर। चैम्बर का नाम एक्वस चैम्बर और विट्रियस चैम्बर, ये हो गया। फिर इसके बाद ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, हियरिंग में, वेस्टिबुलर एपरेटस, बैलेंसिंग में। स्टेशन ट्यूब की बात करें, ये प्रेशर को इक्वलाइज करने के काम आता है। फोविया सेंट्रालिस और ब्लाइंड स्पॉट, एनसीईआरटी की लाइन जल्दी से पढ़ो, दोनों की इंपॉर्टेंट है। 303 मसल का पैराग्राफ का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 312 का हर एक लाइन, 317 का फर्स्ट पैराग्राफ का पहला सारा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पैराग्राफ का। 333 का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और 339 का हार्ट, किडनी, जीआईटी, ये सब के हार्मोन्स पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे जेजी सेल्स की मैं बात करूं, फिर मैं एएनएफ की बात करूं, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर,
बड़े इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ 339 वाला। इसके बाद थायराइड ग्लैंड से T3 T4 ये वाली बात ध्यान रखना, और कब होगी कौन सी बीमारी तो वो उसके बारे में ध्यान रखना। डायबिटीज़ दो तरीके के, इंसिपिडस मेलाइटस, एक बार इनके कीटोनूरिया ग्लाइकोसूरिया वगैरह देख लेना। एडिसन्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज के बारे में 2-3 लाइनें एनसीईआरटी में, वो एक बार रीडिंग लगा लो। पैनक्रियाज में अल्फा सेल ग्लूका सेल क्या रिलीज करेगा वो, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम क्या है ये वाला। और स्मॉल इंटेस्टाइन तो बेस्ट है ही एब्जॉर्प्शन के लिए, इन चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान देंगे। ये क्लास 11 का मैंने तुमको बताया कि लास्ट के टाइम पे ये टॉपिक तो कर ही जाने हैं किसी भी हाल में। अब बात कर लेते हैं क्लास 12 के डू और डाई टॉपिक्स। ये तो रहे एनसीईआरटी के वो पेज नंबर जहां से क्वेश्चंस का बड़ा अच्छा ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। पेज नंबर 83 पे ड्रोसोफिला का पैराग्राफ है। लो पावर माइक्रोस्कोप, मेल और फीमेल का बहुत अच्छे से डिफ्रेंसिएशन होना, क्रोमोसोम के नंबर कम होते हैं, लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा है, ये सब चीज़ें। 97 का हर एक लाइन, 108 का हर एक लाइन, 116 117 में लैकोपेरॉन अच्छे से पढ़ लो। लैकोपेरॉन में जनरली ZYA किसका काम क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज से रिलेटेड कौन, परमिएज से रिलेटेड कौन, बीटा ग्लाइकोसाइडेज से रिलेटेड कौन। फिर 122 का हर एक लाइन, 171 का हर एक लाइन, 173 में व्हीट, राइस, सुगर केन और मिलेट्स, इसका पैराग्राफ दे रखा है, इनमें डेटा है कुछ, उनको जरा अच्छे से देख लेना, और इनमें कुछ फुल फॉर्म्स भी हैं। सुगर केन में अगर बात करें सैक्रम ऑफिशिनेरम, ये सब एक बार देख लेना, बारबेरी वगैरह के बारे में। 174 बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिक भी मैंने बताया है। 175 का बॉक्स, 177 का हर एक लाइन, 183 का मतलब पूछो मत, आएगा ही पेपर में यहां से 183 में से। 187 सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पैरा, 188 हर एक लाइन, 220 डायग्राम, 223 का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्थिनोजेनेसिस, क्या ही कहना, इसके रोटिफर्स, हनी बीज, ये सबके एग्जाम्पल देख लेना। टेप्टम पॉलीप्लॉइडी नरिशमेंट में हेल्प करता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। एपोकार्पस, रोज, लोटस, माइकेलिया, सिनकार्पस, पेपेवर, मस्टर्ड, टोमेटो। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये किसी भी फीचर होता है एम्ब्रियो सैक का। गिटेनोगैमी और जीनोगैमी में ज्यादा वेरिएशन जीनोगैमी क्रिएट करता है। इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इन अ फ्लोरल बड स्टेज, नॉट अडल्ट स्टेज। डबल फर्टिलाइजेशन दो चीजों से मिलकर बना। ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी में सिंगैमी पहले हुआ, बाद में ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टर होता है। एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस के एग्जाम्पल, नॉन एल्बुमिनस को नॉन इंडोस्पर्मस भी बोला जाता है, मेनली इसके डाइकॉट एग्जाम्पल है, और एल्बुमिनस के मोनोकॉट्स हैं। जैसे पबजी गो का मैंने ट्रिक दिया है, पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड, ये नॉन एल्बुमिनस है। एपोमिक्सिस सीड के लिए होता है, एस्टेरेसी, ग्रासेस, ये सब में। पॉलिम्ब्रियोनी, सिट्रस, मैंगो, लिविनहुक ने पहली बार बताया था। मैमरी ग्लैंड का जो पैराग्राफ है ना, वो एक बार अच्छे से रीड कर लेना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। कॉर्पस ल्यूटियम से बड़े सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेलुलर मास में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इनर सेल मास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और ट्रोफोब्लास्ट एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉक्सैक वगैरह का। प्लेसेंटा से निकलने वाले सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिर्फ निकलते हैं। पहले ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे कौन से स्टेज में हैं, दिल ने धड़कना कब चालू किया, लिम्स और डिजिट्स बने कब, बॉडी पे हेयर्स आए कब, ये सब इंपॉर्टेंट है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये एनसीईआरटी में हाईलाइटेड वर्ड है, इन पे फोकस अच्छे से करना। एमनियोसेंटेसिस किन के लिए किया जाता है, कौन कौन बीमारियों के लिए, ये एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अपने दूसरे पेज में लिखती है। आईयूडीज पेज नंबर 60, एक वर्ड भी मत छोड़ना, यहां से क्वेश्चन आना तय है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, LNG20, प्रोजेस्टाजार्ट, नॉन मेडिकेटेड में लिपीज लूप वगैरह, इनके फंक्शन भी दे रखे हैं उसी पैराग्राफ में, 60 का नीचे पैराग्राफ। वैसेक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी परमानेंट स्टरलाइजेशन का केस है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस होता रहेगा दोनों में। एमटीपी बैन कर दिया गया 1971 में, इंडिया में आया है। एमटीपी कई सारे केसेस के लिए बैन है, और एमटीपी के नए कुछ रूल्स हैं, वो देख लेना बॉक्स में।
एसटीआईज के लिस्ट देख लेना और वो कौन से बैक्टीरियल है, कौन से वायरल है, वो वाला नाम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, कोडोमिनेंस के भी एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप वगैरह देख लेना। मल्टीपल एलील पॉपुलेशन बेसिस पे की जाती है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज करने वाले सटन एंड बोवेरी थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने का काम मॉर्गन ने किया था। क्रोमोसोमल मैपिंग स्टुडवेंट ने किया था। प्लियोट्रॉपी में बात करेंगे स्किन कलर के बारे में, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात देख लेना एक बार पूरा पैराग्राफ। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें, हनी बी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर वगैरह सब चेक कर लेना एक बार। मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में ना एक बार रीडिंग लगा लेनी है तुम्हें। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम पे ज़्यादा काम करें, क्लाइनफेल्टर और टर्नर हैं, इनमें ध्यान रखना कहाँ पे ट्राइसोमी का केस है, ये सब ध्यान रख लेना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो 3 ही है, बाकी कुछ भी पूछे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सेंट्रल डॉगमा तो पता ही होगा तुम्हें, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और बाकी पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। हिस्टोन हिस्टोन हिस्टोन, लाइसिन और आर्जिनिन, याद रखना ये 2 बेसिक एमिनो एसिड वहां पे होते हैं। अब इधर से देख लेते हैं जरा। एक्स बॉडी को हैंकिंग ने प्रपोज किया था। यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में डिफरेंस दे रखा है। चैप्टर नंबर 6 द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ऊपर में बैक और एक्ट के नाम याद रखने हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनेट इम्यूनिटी में चारों बैरियर्स के नाम याद रखने, कौन किस में आएगा, जैसे स्किन, म्यूकस। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आ रहा है, ऐसी मैक्रोफेज कहाँ, न्यूट्रोफिल कहाँ, एनके सेल कहाँ, ये सब। H2L2 का डायग्राम है एनसीईआरटी में, वो देख लेना। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में एक बार पैराग्राफ तुम चेक कर लेना, उसमें कोलेस्ट्रम वगैरह की बातें दे रखी हैं। एलर्जी से रिलेटेड IgE, कोलेस्ट्रम से रिलेटेड IgA, ऑटो इम्यून डिजीज का नाम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम बोन मैरो, थाइमस, ये सब, और बाकी सेकेंडरी के भी कई सारे नाम दे रखे हैं, पेयर्स पैचेज है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वगैरह है। मार्च तो सबको याद है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू 50%। एड्स की बात करें, हेल्पर टी सेल्स के नंबर काफी कम होता है, ऑप्शन में बस यही चेक करना। एड्स में मैक्रोफेज पे फिर डायरेक्ट अटैक होता है। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे पूछेगा। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? हर्से और चेज ने 1952 में ये बात बताई। फिर आगे में सल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम एनसीईआरटी में है, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क देख लेना, कहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, कहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड, 3 to 5 एंड और 5 to 3। कभी भी पूछे नए डीएनए कैसे बनेंगे, बोलना है 5 to 3 एंड पे बनेंगे। कभी भी नए डीएनए, नए आरएनए हमेशा 5 to 3 एंड पे। मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, देख लेना। स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। कैप कहाँ लगेगा तो देख लेना 7 मिथाइल, और टेल की बात करें 200 से 300 एडेनिन लगाए जाते हैं वहां पे। जेनेटिक कोड के फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेज नंबर 112 पे नीचे के पैराग्राफ में लेफ्ट साइड में दे रखा है कि नॉन एम्बिगुअस होता है, डिजनरेसी वगैरह देख लेना। यूटीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन वाले पेज पे राइट साइड में हाईलाइटेड वर्ड है, ये एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है ट्रांसलेशन की। इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, यहां पे बात कर लेना हेकल के बारे में। फिर यहां पे ओंटोजेनी, रिकैपिटुलेट्स, फिलोजेनी, ये सब पे। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस ऑर्गन, और फिर एनालॉगस ऑर्गन के नाम, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, फॉन्डर इफेक्ट एक बार एनसीईआरटी 4-5 लाइनें देख लेना। ह्यूमन इवोल्यूशन में सबका क्रैनियल कैपेसिटी याद रख लेना, और ऑर्डर याद रख लेना कि ऑर्डर क्या है, पहले होमो हैबिलिस आया, फिर होमो इरेक्टस आया, याद रखना ये। मलेरिया के साइकिल में ये याद रखना है कि हमारे में एसेक्सुअल चलती है, उनमें चलता है सेक्सुअल। हीमोजॉइन का नाम याद रखना है, और बाकी प्लाज्मोडियम वगैरह तुमको याद ही है, फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक है। रिंग वर्म में 3 के नाम, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल्स की, जो कैंसर में खत्म हो जाती है। मेटास्टैसिस से भयानक तो कुछ भी नहीं है कैंसर में। अल्फा इंटरफेरॉन्स ध्यान रखना। ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकीन सबके रिसेप्टर एक बार देख लेना, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर मॉर्फिन, कोडीन, कोका एरिथ्रोजाइलम, कोका, ये सब देख लेना। सिरोसिस, लीवर श्रिंक कर जाती है सिरोसिस के कारण। पेज नंबर 25 और 26 क्लास 12 का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू rn, और dn/dt इज इक्वल टू rn इंटू k माइनस n बाई k, और इंटीग्रल फॉर्म nt इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर rt। ये इक्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट है।
इनब्रीडिंग की बात करूं, होमोजाइगोसिटी का आना अच्छी बात, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन खराब है, इसके लिए इलाज करते हैं हम आउट क्रॉसिंग में। हिसारडेल की बात करें, इंपॉर्टेंट है, बीकानेरी इव्स मैरिनोरेम्स म्यूल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है। मोएट की बात अगर हम करें तो एफएसएच जैसे हार्मोन दिए जाते हैं, 6 से 8 अंडे और 8 से 32 सेल्ड स्टेज, फिर यहां पे सर्जरी नहीं होती, फिशेस के लिए नहीं होता है मोएट। मोएट हार्ड इंप्रूवमेंट के लिए है, ये कैटल्स के लिए हो सकता है, गोट के लिए हो सकता है, लेकिन ये मछलियों के लिए नहीं है। मरीन फिशेस के एग्जाम्पल और फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल याद रखना। सिंगल सेल प्रोटीन में मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस नाम का बैक्टीरिया, बायोफर्टिफिकेशन प्रोटीन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर मैं बात करूं, इसमें फ्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई का ग्रुप होता है, मेस लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक्स कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज की मैं बात करूं, वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और एनारोबिक कंडीशन में वो बायोगैस बनाने का काम करते हैं। ये ध्यान रखना है, यहां पे फ्लॉक्स में एरोबिक बैक्टीरिया है और हेटेरोट्रॉफ्स में यहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आरई की बात करूं, मॉलिक्यूलर सीजर होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और एक्सो और एंडो के नाम ध्यान रख लेना, और GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तो मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, ऑरेंज बैंड, यूवी लाइट, इल्यूशन प्रोसेस है। ओरी साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, PBR 322 का डायग्राम पेज नंबर 199 में इंपॉर्टेंट है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस ध्यान रखना, टीआई प्लाज्मिड में हम हटा लेते हैं टी वाले को। बायोलिस्टिक जीन गन बेस्ट मेथड होता है प्लांट वगैरह के लिए बात करें तो। स्पूलिंग, जब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए को हम निकालते हैं तो स्पूलिंग कहा जाता है। पीसीआर के 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, डिनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। टैग पॉलीमरेज पीसीआर में इस्तेमाल होने वाला बैक्टीरिया से निकाली जाती है, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस में याद रखना कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं, इसके लास्ट पैराग्राफ को जरूर पढ़ लेना। बायोटेक एप्लीकेशन में तुम चलोगे तो क्राई1AC क्राई2AB की बात है, बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिनजेंसिस ध्यान रखना। फिर एक गोल्डन राइस है विटामिन ए वाला। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग की बात की गई है। इंसुलिन को बनाया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वहां पे। फिर सी का कोई काम नहीं होता, ए और बी का ही काम होता है। 1990 में 4 साल की बच्ची AD8 की डेफिशिएंसी हो गई है, ये ध्यान रखना है, कंप्लीट पढ़ना है तुम्हें। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का पैराग्राफ एक बार देख लेना अच्छे से। GAC का फुल फॉर्म एक बार आया था तो एनसीईआरटी में थोड़ा गलत है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल नहीं होगा, अप्रेजल होगा। बायोपैरेसी में यहां पे बासमती राइस की 2,27,000 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज, और नीम और टर्मेरिक। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, टर्म इकोलॉजी पूछे तो हेकल ने दिया। फिर पूछेगा अगर फादर ऑफ इकोलॉजी तो वो रेटर हैं। टर्म इकोसिस्टम आया था वो AJ टैंसले ने दिया है। यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल तो ये ध्यान ही रहेगा। वाटर में एनसीईआरटी में सॉल्ट का परसेंटेज दे रखा है, जैसे हाइपर सलाइन लगून्स में मोर देन 100, इनलैंड वाटर में लेस देन 5 और सी में 30 to 35, ये वाली चीज। गॉस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस जब भी बात करते हैं कंपटीशन वाले में बात करेंगे, और कॉर्नेल और इंटरफेरेंस कंपटीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। रिसोर्स पार्सनिंग, मैकअर्थर ने बात की थी, वार्बलर्स के स्पीसीज पे फॉरेजिंग पैटर्न्स हमने चेंज कर दिया था। ब्रूड पैरासिटिज्म एक सोशल पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, कोयल और कौवे का। म्यूचुअलिज्म की तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओफायरिस पे ज्यादा फोकस करेंगे जो कि मेडिटेरेनियन ऑर्किड होता है। इसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन, लाइट के बेसिस पे प्लांट का वर्टिकल अरेंजमेंट ध्यान रखना। एनपीपी, जीपीपी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी या एनपीपी प्लस आर इज इक्वल टू जीपीपी, ऐसे भी बोल सकते हैं, इनके डेफिनेशन आते हैं डायरेक्ट। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब 1% से 2% ही सनलाइट की जरूरत होती है पूरी दुनिया को चलाने के लिए। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, जैसे लिविंग देखना क्रॉप लगाना, इनऑर्गेनिक देखना स्टैंडिंग स्टेट लगाना। नेक्स्ट पिरामिड की बात करें, इन्वर्टेड वाला काफी खास है। जो बात करते हैं हम समुद्र के बारे में, सी के बारे में, तो वहां बायोमास की देखेंगे तो इन्वर्टेड आएगा, जिसमें एनसीईआरटी लिखती है इजंट दैट अ पैराडॉक्स, वो वाली इंपॉर्टेंट है।
अपराइट तो सारे होते हैं, ग्रासलैंड के सारे पिरामिड अपराइट होते हैं, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट, और सी वाला केस ही वो पूछेगा बायोमास का इन्वर्टेड। इकोलॉजिकल सक्सेशन में डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, क्लाइमेक्स, पाइनियर और मैजिक। यहां पे एनसीईआरटी में ना डायग्राम है ऑर्डर में कि पहले फाइटोप्लैंक्टन आया, लास्ट में फॉरेस्ट वाला स्टेज आया जो कि मीजोफाइट है। फिर इसके बाद बीओडी का डेफिनेशन, बीओडी ज्यादा तो डीओ कम। बायोमैग्निफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डीडीटी, और इसके कारण जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स का है वो काफी अफेक्ट हुआ है। यूट्रोफिकेशन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको अच्छे से। नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से लेग्स बर्बाद हो रहे हैं, एजिंग हो रहा है। केस स्टडी की बात करें, वाटर वाला जरूर याद रखना, उसमें फोम इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिका मार्स। प्लास्टिक वेस्ट पे क्वेश्चन आया है, पॉली ब्लेंड और बिटुमिन का मिक्सचर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 87 में, 1989 में इफेक्टिव हुआ, और ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए था। ठीक है, झूम कल्टीवेशन एक बार देख लेना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती है, चिपको 1974 में हुई, जेएफएम 1980 में हुई है। ओजोन और ग्लोबल वार्मिंग के पैराग्राफ को एक बार अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं यहां से। गैसियस और सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री में फॉस्फोरस सल्फर तो जरूर याद रखें, और गैसियस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं गैसियस में। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, 4 कॉज हैं टोटल जिनको एनसीईआरटी एविल क्वार्टेट बुलाती है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियनस स्पीसीज इन्वेजन और कोएक्सटिंक्शन। इसमें सबसे ज्यादा लॉस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के कारण हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इंडेमिज्म, ऐसे स्पीसीज जो दुनिया के किसी पार्टिकुलर इलाके में रहते हैं, हम उन्हें इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ESP बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहां से 2 क्वेश्चन आए थे। 99% पार्टिकुलेट मैटर को यहां से हटा देगा, और स्क्रबर सबसे बेस्ट SO2 के लिए होता है। नेक्स्ट 232 का बॉक्स इंपॉर्टेंट है, 244 का हर एक लाइन, 246 का हर एक लाइन, 255 260 का बॉक्स, 262 में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का, वो देख लेना अच्छे से। जेड की वैल्यू वहां पे दे रखी है, जितना ज्यादा स्लोप तीखा होगा, मतलब अगर इसकी बात करें तो यहां पर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी, यहां पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी। और इन सीटू एक्स सीटू को कैसे भूल सकते हैं यार, इन सीटू के 5 एग्जाम्पल बस तुम याद रखो। हॉटस्पॉट वर्ल्ड में 34, इंडिया में 3, पहले 25 थे, बाद में 9 ऐड किए गए। बायोस्फीयर रिजर्व 14 है टोटल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 से ज्यादा, नेशनल पार्क 90 और सैक्रेड ग्रुप्स, ये 5 बस याद रखने हैं तुम्हें इन सीटू में, और बाकी सारे आ जाएंगे एक्स सीटू के अंदर। इन्वायरमेंटल इशू के डेट्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिपीट कर दिए हैं, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही पूरी की पूरी क्लास 11th और 12th के डू और डाई टॉपिक्स। मैंने सिर्फ टॉपिक्स के नाम नहीं बताए हैं, इन टॉपिक्स के अंदर की मेन चीजों को भी बताया है। तो अगर ये वीडियो तुमने कंप्लीट देखा होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर हुआ होगा, और इस फायदे का जो भी रिजल्ट है वो तुम्हें 7 मई को नजर आएगा कि इनको देखने से क्या फायदा हुआ। वीडियो के नीचे जरूर बताना मुझे कि इस वीडियो से क्या क्या फायदा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो लास्ट टाइम पे पूरी बायोलॉजी रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनको ये काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। पूरी की पूरी 13 साल के रिसर्च के बेसिस पे इसे बनाया गया है, और हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज मिस मत करना जो मैंने बोला है। एनसीईआरटी के पेज नंबर और टॉपिक्स वगैरह अच्छे से जरूर कंप्लीट कर लेना, और बस इतना ही कहना था। और बस पेपर को अच्छे से देना, बिल्कुल आराम से देना, और ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना एफर्ट ज़रूर लगाना। टोटल 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलता है, इन टोटल 200 मिनट्स का अच्छे से यूटिलाइज करना। ठीक है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ी आवाज़ में शायद क्लैरिटी नहीं आ रही होगी उतनी, लेकिन मैंने अपने तरफ से क्लियर ही बोलने की कोशिश की है, और मैंने थोड़ा फास्ट बोला है तो इसको थोड़ा स्लो में सुन सकते हो, उसके लिए सॉरी, है ना। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, चलो भाई, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, थैंक यू सो मच।